गौतम और रजनी की असलियत अब अनुपमा के सामने आने वाली है। दोस्तों, जिस बेल को आप अनुपमा की सबसे बड़ी जीत और राहत के रूप में समझ रहे हैं, असल में वह एक ऐसा फंदा है जो उसकी गर्दन के चारों ओर इतनी कसकर लिपट चुका है कि उसे अब सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलने वाली। यह महज एक इत्तेफाक नहीं था कि डांस रानीज एकेडमी और स्पाइस एंड चटनी की साख पल भर में राख हो गई और अनुपमा को जेल की काल कोठरी में धकेल दिया गया। यह पूरी साजिश बिल्डर गौतम और तथाकथित समाजसेवी रजनी का साझा मास्टर प्लान था, जो बेहद शातिर दिमाग से बुना गया था। वह सिर्फ कानूनी तौर पर अनुपमा को हराना या उसे जेल भेजना नहीं चाहते थे। उनका मकसद उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ देना था कि जब रजनी उसे बचाने का नाटक करे तो अनुपमा उसे भगवान मान बैठे। गौतम, जो एक धूर्त व्यापारी है, जानता था कि अनुपमा पैसों के लिए नहीं झुकेगी। उसे डराने से वह शेरनी बन जाएगी, लेकिन यदि उसकी ममता और पाक कला पर सवाल उठाए जाएंगे तो वह भीतर से बिखर जाएगी। और ठीक यही हुआ। अनुपमा के लिए जेल की वो रातें किसी नर्क से कम नहीं थी। अंधेरे में सिर्फ अपनी बदनामी और अपने बच्चों के भविष्य का डर उसे सता रहा था। इसी डर का फायदा उठाते हुए रजनी मसीहा के रूप में सामने आई और उसने अनुपमा पर एहसानों का बोझ लाद दिया। वह अब अनुपमा को ऐसी स्थिति में डालने वाली थी कि वह पूर्वी छाया चाल के पेपर्स पर बिना पढ़े साइन करने के लिए तैयार हो जाए। आने वाले एपिसोड्स में स्थिति को इतना भावुक और नाटकीय बना दिया जाएगा कि दर्शक भी भ्रम में पड़ जाएंगे। अनुपमा मीडिया के चमकते फ्लैश बल्बों और ढोल नगाड़ों के शोर में रजनी का हाथ अपने हाथों में लेकर रोएगी। उसकी आंखों में वह अंधा विश्वास होगा जो किसी भक्त के दिल में अपने आराध्य के लिए होता है। अनुपमा यह कहेगी, अगर आज मेरी बचपन की सहेली मेरी बहन रजनी नहीं होती तो मेरा नाम और मेरी पहचान सब मिट्टी में मिल जाते। मैं जेल में सड़ रही होती। इस विश्वास का निर्माण रजनी ने बहुत शातिर तरीके से किया था। दरअसल रजनी ने मिलावट करने वाले व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया था, जिसे स्क्रिप्ट राइटर्स ने रजनी का भाड़े का टट्टू कहा था। इस पूरे प्रकरण के दौरान रजनी ने अनुपमा की विश्वासघात और उसकी ममता को इतने बारीकी से तोड़ा कि अनुपमा पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ गई। रजनी की साजिश का पूरा मकसद अनुपमा का आत्मसम्मान तोड़ना और उसे अपनी कठपुतली बनाना था। गौतम, जो अपने व्यापारिक करियर को लेकर बहुत शातिर है, जानता था कि रजनी को राजनीति और कॉरपोरेट जगत में ऊपर उठने का सपना है। रजनी को अपने लालच के आगे अपनी दोस्ती की कोई कीमत नहीं दिखाई दे रही थी। उसे गौतम के साथ 50% हिस्सेदारी का वादा था और यही उसकी आंखों में लालच और शक्ति की चमक ला रहा था। लेकिन इस घने अंधेरे और साजिशों के बीच एक उम्मीद की किरण अभी भी जल रही थी। वह उम्मीद थी सरिता ताई। जहां बाकी लोग रजनी के इस नाटक को सच मान बैठे थे, वहीं सरिता ताई ने उस झूठ को पहचान लिया था जो बाकी सबकी नजरों से ओझल था। सरिता ताई ने रजनी और उस अपराधी के बीच एक गुप्त इशारे को देख लिया था। यह एक बहुत छोटा सा क्षण था, लेकिन सरिता ताई की पैनी आंखों ने वह देख लिया जो कोई और नहीं देख सका। उस समय रजनी उस अपराधी को पुलिस जीप में बिठा रही थी और मीडिया को बाइट्स दे रही थी कि वह अपराधियों को नहीं छोड़ती। लेकिन सरिता ताई ने उसे पहचान लिया कि पुलिस इतनी जल्दी बिना सुराग के मुजरिम तक नहीं पहुंचती और कोई मुजरिम बिना वकील के अपना गुनाह कबूल नहीं करता। उनकी नजरें और दिमाग में सवाल उठने लगे और उन्होंने तय किया कि वह इस मसीहा के नकाब के पीछे छिपे असली शैतान को बेनकाब करके रहेंगे। अंततः वह फैसला करती है कि रजनी की साजिश को बेनकाब करने के लिए वह अपनी जान की बाजी लगा देंगी। एक रात जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी, रजनी अपनी जीत का जश्न मनाने और अपनी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए गौतम से मिलने एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। सरिता ताई एक पेशेवर जासूस की तरह उसका पीछा करती है। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सरिता ताई को पूरा यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है जब रजनी की गाड़ी जंगलों और सुनसान रास्तों पर मुड़ी। वह ऑटो से उतरकर पैदल ही कीचड़ और पत्थरों के बीच झाड़ियों से छुपते छुपते उस वीरान जगह पर पहुंची। वहां का मंजर उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। एक पुराने गोदाम में, जहां सिर्फ धूल और अंधेरा था,
गौतम खड़ा था। वह सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए रजनी का इंतजार कर रहा था। जब रजनी वहां पहुंची तो गौतम ने एक शैतानी हंसी के साथ उसका स्वागत किया और उसे नोटों से भरा एक भारी ब्रीफ केस थमाया। गौतम हंसते हुए कहता है, आपने तो सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। अनुपमा को जेल भेजकर तोड़ा, फिर बाहर निकालकर उसे जोड़ लिया और अब उसे अपना गुलाम बना लिया। रजनी ने इस पर नोटों की गड्डी को सूंघते हुए कहा, अनु दिल से सोचती है, गौतम दिमाग घुटनों में है उसका। मैं उसके आंसुओं का सौदा कर रही हूँ। वह अपनी दोस्ती और ममता में इतनी पागल है कि उसे समझ ही नहीं आता कि दुनिया कैसे चलती है। सरिता ताई यह सब छिपकर सुन रही थी और उनका डर अब यकीन में बदल चुका था कि रजनी ने अनुपमा को पूरी तरह से फंसाया है। लेकिन सरिता ताई ने तय किया कि वह इसे छोड़ने वाली नहीं है। अगले दिन पूर्वी छायाचल में जश्न का माहौल था, लेकिन यह जश्न एक तूफान से पहले की शांति जैसा था। अनुपमा ने अपनी हाथों से रजनी के लिए फूलों की माला बनाई थी और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह बा से कह रही थी, देखा आपने, रजनी ने साबित कर दिया कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन सरिता ताई ने यह समझ लिया था कि जो कुछ भी दिख रहा था वह सिर्फ एक नाटक था और अब उनकी तलाश रजनी और गौतम की साजिश को उजागर करने की थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गले में वह सम्मान की माला डालने जा रही है वही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनने वाली है। तोशु खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अब वह अमीर बन जाएगा, उसे फ्लैट और पैसा मिलेगा। बा को लगता है कि उनका बुढ़ापा अब सुरक्षित है। राही एक कोने में चुपचाप खड़ी है, उसे अपनी माँ के जेल जाने का गम था, लेकिन रजनी की वजह से रिहाई मिलने पर वह भी शांत है। हालांकि उसकी छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही है, उसे रजनी की मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा लग रहा है। प्रेम, जो हमेशा से एक ऑब्जर्वर रहा है, वह भी वहां मौजूद है, सबकी हरकतों पर नजर रख रहा है। उसे भी माहौल में कुछ गड़बड़ लग रही है। जब रजनी शाही अंदाज में अपनी गाड़ी से मंच पर चढ़ती है और फूलों की बारिश होती है तो अनुपमा माइक लेकर उसकी तारीफों के पुल बांटती है। वह कहती है, कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई थी और मेरी रजनी ने मेरी लाज बचाई है। आज अगर मेरा सिर ऊंचा है तो सिर्फ रजनी की वजह से। यह सुनकर रजनी मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रही है और अपना अंतिम और सबसे घातक दाव खेलती है। वह माइक पर एक मंझे हुए नेता की तरह कहती है, अनुपमा की मदद करना मेरा फर्ज था, मैं तो एक समाज सेविका हूँ, लेकिन अब हमें यथार्थ में जीना होगा। यह चोल हम नहीं बचा सकते। यह बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है, इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि हम बिल्डर की बात मान लें। फिर वह गौतम से बातचीत करके एक अच्छा पैकेज लेकर आई है और सबको नए घर देने का वादा करती है। वह लीगल पेपर्स अनुपमा की ओर बढ़ाती है। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। अनुपमा उन पेपर्स को देखती है और बा कहती है, हाँ अनु, साइन कर दे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जिद मत कर। तोशु भी दबाव डालता है, मम्मी प्लीज साइन करो, हमारा फ्यूचर बन जाएगा। अनुपमा कांपते हाथों से पेन उठाती है। उसकी अंतरात्मा उसे रोक रही है, लेकिन वह खुद को मजबूर महसूस करती है। उसे लगता है कि घर छोड़ने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि उसकी सहेली ऐसा कह रही है। ठीक उसी वक्त जब पेन कागज को छूने ही वाला होता है और गौतम का वकील अपनी फाइल आगे बढ़ा रहा होता है, तभी सरिता ताई की एंट्री होती है। वह दौड़ती हुई, हामफती हुई, बदहवास हालत में वहां पहुंचती है। उनके कपड़े गंदे होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, जैसे वह किसी जंग से लौटकर आई हों। वह जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ अनुपमा, अनर्थ मत करो, इस कागज पर साइन मत करना। यह कागज नहीं, हमारी मौत का वारंट है। उनकी आवाज में इतनी दहशत और इतना यकीन होता है कि पूरा माहौल सन्नाटा हो जाता है। ढोल बंद हो जाते हैं। रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि यह बुढ़िया फिर से कोई ड्रामा करने आई है, या शायद इसे कुछ पता चल गया है। रजनी तुरंत संभलते हुए कहती है, अरे ताई, आप थक गई हैं, पानी पीजिए। लगता है चोल टूटने की बात से आप सदमे में हैं, दिमागी संतुलन खो बैठी हैं।
अनुपमा भी सरिता ताई के पास जाती है और कहती है, ताई, आप रजनी पर शक क्यों कर रही हैं? वह हमारी मदद कर रही है। शांत हो जाइए। इस पर सरिता ताई अनुपमा को जोर से झंझोड़ती है और कहती है, मदद? यह मदद नहीं, यह मौत का फरमान है। अनुपमा, जिसे तू देवी समझ रही है, वह नागिन है। इसने गौतम के साथ मिलकर तुझे बेचा है, हम सबको बेचा है। बस्ती वाले भड़क उठते हैं। सरिता ताई रजनी का अपमान कर रही हैं। कुछ लोग उन्हें शांत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार सरिता ताई के हाथ में वह सच का आईना है, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। बिना डरे वह अपना फोन निकालती है और प्रेम को इशारा करती है। प्रेम, जो पहले से ही कुछ संदिग्ध महसूस कर रहा था, तुरंत स्थिति को समझता है और ऑक्स केबल लगाकर फोन को बड़े स्पीकर से कनेक्ट कर देता है। सरिता ताई प्ले बटन दबाती है। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज आती है, सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन फिर जैसे ही गौतम और रजनी की शैतानी हंसी सुनाई देती है और वह कहते हैं, मैंने उसके आंसुओं का सौदा किया है, अनुपमा का दिमाग घुटनों में है, कल वह साइन कर देगी, परसों बुलडोजर चला देंगे। पूरे चोल में यह शब्द गूंज उठते हैं। वह वीडियो साफ दिखाता है कि रजनी ने कैसे जहर मिलवाया, अनुपमा को कैसे जेल भेजा और कैसे वह चोल बेचकर करोड़ों कमाएगी। यह देखकर अनुपमा के हाथ से पेन गिर जाता है। पेन गिरने की आवाज मानो उस विश्वास के टूटने की आवाज हो। अब अनुपमा रजनी को उस मंच पर देख रही थी और जो वीडियो में दिख रही थी, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रूपाली गांगुली का अभिनय इस सीन में देखने लायक था। वह न तो रोती है, न टूटती है, बल्कि पत्थर बन जाती है। उसे अपनी मूर्खता पर नहीं, बल्कि उस विश्वासघात पर गुस्सा आता है, जिसने उसके जज्बातों का तमाशा बना दिया। पूरी बस्ती, जो अभी तक रजनी की जय जयकार कर रही थी, अब उसे घूर रही है। बा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने फिर से अनुपमा को गलत समझा और एक धोखेबाज पर भरोसा किया, जो उनके घर को ही बेचने वाली थी। इस खुलासे का सबसे गहरा असर राही पर पड़ता है। राही, जो हमेशा अपनी माँ को कमजोर और इमोशनल समझती थी, जब देखती है कि उसकी माँ को किस तरह फंसाया गया, उसकी अच्छाई का फायदा उठाया गया, तो वह ढाल बनकर अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है। उसका वह विद्रोही तेवर, जो अब तक अनुपमा के खिलाफ था, अब रजनी के खिलाफ मुड़ जाता है। राही दहाड़ती हुई कहती है, आपने मेरी माँ के भोलेपन का फायदा उठाया, आप जैसी औरत को तो जेल में होना चाहिए। खबरदार, जो अब मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला। यह पहली बार था जब राही अपनी माँ के पक्ष में इतनी मजबूती से खड़ी हुई थी। अनुपमा अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रूप में आ जाती है। वह मंच पर चढ़ती है और रजनी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तूने मेरे घर का सौदा नहीं किया रजनी, तूने मेरी दोस्ती का सौदा किया है। तूने एक माँ की ममता का सौदा किया है। मैं अपना घर हार सकती थी, लेकिन तूने मुझे मेरा विश्वास हरा दिया। और एक हारी हुई औरत, एक ठगी हुई माँ से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। फिर अनुपमा उन डेमोलिशन पेपर्स को फाड़कर हवा में उड़ा देती है। कागज के टुकड़े रजनी के मुंह पर गिरते हैं, जो उसकी हार का ऐलान करते हैं। मीडिया, जिसे रजनी ने खुद अपनी वाहवाही के लिए बुलाया था, अब उसी से तीखे सवाल कर रहा है। रजनी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। लोग उसकी गाड़ी पर पत्थर और चप्पलें फेंकते हैं। उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घायल नागिन और बेइज्जत हुआ दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। गौतम अपनी आलीशान ऑफिस में बैठा अपनी हार से बौखलाया हुआ है। शराब के गिलास तोड़ रहा है। उसका अहंकार चोटिल हो चुका है। वह सोचता है कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है और जो नहीं बिकती उसे कुचल दिया जाना चाहिए। वह फैसला करता है कि अब कानूनी पेपर्स और साइन का ड्रामा खत्म, अब होगा सीधा हमला। उसी रात करीब 2 बजे, जब पूरी आशा भवन